नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए ऐसे प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर उपस्थित हूं जो आपको भविष्य में आने वाले किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमने कोशिका चैप्टर के 41 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अब जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें आज कवर कर लेंगे और कोशिका चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास में आपको फुल क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन और चौथा ऑप्शन है विटामिन। तो इसका जो आंसर होगा बी, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड अर्थात लाइकोपेन के कारण पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। हार्मोन शरीर के भिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। विटामिन की खोज 1912 में फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है मेंडल और चौथा ऑप्शन है स्लाइडेन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था और मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सेलुलोज भित्ति पौधों के सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है 45। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं में डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःपरासरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। अतिवर्धन का अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि से कैंसर नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है विषाणु, जिसे वायरस कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, चौथा ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज। इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा ये बताना हमें। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? 49 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हमारा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है
हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका सेल के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडर और श्वान ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है ऑप्शन लाल रक्त कोशिका, दूसरा ऑप्शन है यकृत कोशिका, और तीसरा ऑप्शन है मांसपेशी कोशिका, और चौथा ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमाइन ने 1890 ईस्वी में किया था। बेडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौह में पाया जाता है। लाइसोसोम में आत्मघात की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये ऐसे सारे फैक्ट हैं जो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर है। कॉन्स्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सक्रिय परिवहन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है प्रसार, और तीसरा ऑप्शन है विपरीत प्रसारण, और चौथा ऑप्शन है प्रसारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सक्रिय परिवहन। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेल में, जनन सेल में होता है। ठीक है, इसके एक सेल के विभाजन से 4 सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, और समसूत्री विभाजक कायिक सेल में होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टेर क्रोमेटिड के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है जिगर, दूसरा ऑप्शन है प्लीहा, तीसरा ऑप्शन है त्वचा, चौथा ऑप्शन है ओवन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। इसका जो चौथा ऑप्शन है डी, ओवम। ओवम हमारी सबसे बड़ी मानव कोशिका होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ये फैक्ट जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है।
किंतु पश कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है। जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य 76% ऑक्सीजन तत्व का बना होता है। जीव द्रव्य में लगभग 90% जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति हमारा दूसरा ऑप्शन है काइटिन। काइटिन से बनी होती है हमारा कवक की कोशिका भित्ति। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक पर्ण रहित संकेंद्रीय व संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। इसका जो चार ऑप्शन हमारे सामने है, पहला ऑप्शन है उच्च दाब, दूसरा ऑप्शन है कम तापमान, तीसरा ऑप्शन है उच्च तापमान, चौथा ऑप्शन है उच्च तापमान। इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन सेम हो गया है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा डी, उच्च तापमान। ठीक है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। एकाइनोडर्मेटा संघ का जीव तारा मछली, ब्रिटल स्टार एवं फादर स्टार है। एंटीडॉन का नाम फादर स्टार है। ऑफियोरा को ब्रिटल स्टार कहते हैं। प्लाज्मा में 90% लगभग जल होता है। 57 क्वेश्चन है हमारा, डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। इसके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इसमें से बताना है कौन सा बहुकोशिकीय जीव है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है एगेरिकस एक हमारा बहुकोशिकीय जीव है। एगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। कोशिका जीव में आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कोशिका कहते हैं। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इस सरल संरचना वाली कोशिका होती हैं जिसे जीवाणु कोशिका कहते हैं। दूसरी कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो है कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58। किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, चौथा ऑप्शन है नाभिक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, नाभिक। नाभिक कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक अर्थात न्यूक्लियस कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे नाभिक या केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन जाल क्रोमैटिन को जालिका कहते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59।
निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। लाल रुधिरकण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन का शक्ति केंद्र कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। गोल्गी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है लयनकाय, तीसरा ऑप्शन है जीन, चौथा ऑप्शन है गुण। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा जीन। इसका जो ऑप्शन होगा सी, जीन। डीएनए एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। क्रोमेटिन जालिका डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है डीएनए आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी एवं मोटी छड़ जैसे संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन को भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया इसमें केंद्रक के अंदर केंद्र द्रव्य में एक छोटी गोलाकार एवं अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? इसमें आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन हम आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है नींबू के रस, दूसरा ऑप्शन है दूध, तीसरा ऑप्शन है सिरका, चौथा ऑप्शन है बेकिंग सोडा। इसमें आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। इसमें पॉइंट दिया गया है कुछ। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने के सोडा का अणुसूत्र NaHCO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग अग्निशमन यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धावन सोडा का अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2O है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका पहला ऑप्शन है क्यूटिन, दूसरा ऑप्शन है सेफ्रेनिन, तीसरा ऑप्शन है सुबेरिन और चौथा ऑप्शन है काइटिन। तो इसमें से कौन सा है ऑप्शन सही उसे बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर सी,
सुवेरिन। सुवेरिन जो है कार्क सेल में मौजूद एक रसायन होता है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ते रहिएगा वीडियो पॉज करके। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन है नाभिक, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक, चौथा ऑप्शन है जीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जीन, जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4, mRNA प्रति का निर्माण होता है प्रोटीन संश्लेषण के क्षार इवेंट से। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। राइबोसोम में आरएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। स्तनी के लाल रुधिरकण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है क्योंकि लाल रुधिरकण एक प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, गोल्जी काय को एक कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है द्रव और तीसरा ऑप्शन है ठोस, चौथा ऑप्शन है गैसों। तो इसमें बताना है हमारा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्लाज्मा में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। यह उच्च तापमान पर पाई जाने वाली अवस्था है। किसी गैस की गतिज ऊर्जा तापमान का समानुपाती होता है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा, पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पेरेन्काइमा ऊतक की सेलों जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। पेरेन्काइमा ऊतक नए पत्ते, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कोलेनकाइमा ऊतक विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे प्रौढ़वृंत, पुष्पवृत्त और पुष्पावली वृत्त क्वेश्चन नंबर 67, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती हैं? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है काइटिन, दूसरा ऑप्शन है केवल पेक्टिन, तीसरा ऑप्शन है मुरेन, चौथा ऑप्शन है सेलुलोज और पेक्टिन। तो पादप कोशिका भित्ति हमारा सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका
का कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और यूकैरियोटिक सेल का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। और ये क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। इसमें हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कोशिका सेल के वो सारे कवर किए गए हैं। उम्मीद है आपको लाभ इससे ज़रूर मिलेगा आने वाले एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती हैं जो बना है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती हैं जो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। ये मैट्रिक्स की बनी होती हैं। इसमें मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं और परिअस्थि के द्वारा लिगामेंट्स, टेंडन्स तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।